मैंने आज तक जीवन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार बच्चों को नौकरी लगवाई है सर। 12th क्लास में 56% नंबर लेने वाला विद्यार्थी हूँ मैं। हर एक बच्चा ना हर एक चीज़ को क्रैक कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे वो जेईई करना हो, चाहे एनडीए में अफ़सर बनना हो। और जो बच्चा मेरे पास 4th क्लास से रहता है वो मिसाइल बन जाएगा सर। अरे मुझे एनडीए का ए टू ज़ेड पता है। एनडीए में सिलेक्शन के सीक्रेट्स क्या हैं? को पूछ के देखो एनडीए क्या होता है, उसको नहीं पता एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। और बेटी ने टॉप कर दिया। बेटी ने टॉप कर दिया, कोई 95 वाला ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर एनडीए में ऑफिसर बनेगा, ऐसा नहीं है। मैंने सीकर को पिछले 4 साल में हर बार एनडीए में डिफीट किया है। अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखो आप, क्योंकि आजकल आपको पता है इतना अडल्ट्री कंटेंट होता है कि एक बार बच्चे की वाइब्रेशन डिस्टर्ब हुई तो डिस्टर्ब हुई। तो अगर किसी बच्चे के 160, 170, 180 मार्क्स है तो वो 99 परसेंटाइल का बच्चा है। मैं 3 साल तक हरियाणा गवर्नमेंट में रहा हूँ और उससे पहले भी मैं 3 अलग-अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉइन कर चुका था। 4 साल से ज़्यादा मैंने मुखर्जी नगर पढ़ाया बच्चों को। उसके बाद मैंने अनअकैडमी पढ़ाया, उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू पढ़ाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट को बहुत लास्ट तक देखें ताकि हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर मैं दूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके लिए एक बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आपके साथ एक युवा टीचर को लेकर के आए हैं जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आया है पढ़ाने के शौक के लिए और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो इंडिया में हैं एजुकेशन के वहां पर पढ़ा चुका है। उसके बाद भिवानी जैसे शहर में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और भिवानी के टैलेंट को निखारने के लिए प्रतीक दलाल नाम से एक चेहरा आता है आज से 5 साल पहले और उसके बाद भिवानी में सिलेक्शन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं पेरेंट्स के आने वाले वक्त में, क्योंकि दोबारा से अब कक्षाएं शुरू होंगी, नए स्कूल चुनेंगे बच्चे और सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स का होता है कि किस स्कूल के साथ जुड़ के उनका बच्चा कामयाब हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा डर पेरेंट्स को अगर आज के दिन किसी चीज का है तो आने वाले वक्त में अपने बच्चे के भविष्य का है। फिलहाल उन्हीं सब बातों पर, उन सवालों पर मैं आपके साथ लेकर के आया हूं इस पॉडकास्ट में। स्पेशली रिक्वेस्ट की है। आपका स्वागत है प्रतीक दलाल जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार सर। पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें आप मुझे, अब तक कितने प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ा चुके हैं इससे फिलहाल गुरुजी क्लासेज से पहले? सर मैं लगभग 4 साल से ज़्यादा मैंने मुखर्जी नगर पढ़ाया बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ बच्चे सीजीएल, सीपीओ जो भी जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाया, जिसमें क्लैट भी आ गया, सब चीज़ें आ गई। उसके बाद मैंने अनअकैडमी पढ़ाया, उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू पढ़ाया। कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई थी उस समय, तो एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है जो ऑनलाइन का, वहाँ शिफ्ट हो गया था, मैंने वहाँ पढ़ाया है। और फिर मुझे फिर मैंने आपको बताया जैसा कि मैं 3 साल तक हरियाणा गवर्नमेंट में रहा हूँ और उससे पहले भी मैं 3 अलग-अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉइन कर चुका था। तो जब मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में रहा तो उसके बाद मेरा एक ही मोटो था कि अपने शहर के लिए कुछ करना है, और उसी उद्देश्य से मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को छोड़ा था और उसके बाद से आपके सामने हूँ। आप जब से मैंने भिवानी में शुरू किया, हाँ, तब से हम लोग साथ हैं आपके। और उसके बाद से शहर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और सबसे मेन से जो मेरा शौक़ था, जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, हर एक का अपना-अपना सपना होता है सर। किसी का कुछ सपना है, किसी का कुछ सपना है। तो मैंने लगभग एक युवावस्था में जो एक बच्चे के सपने होते हैं, सारे मैंने पूरे किए, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक पैशन वर्ड होता है, पैशन एक बहुत हैवी वर्ड है। उस पैशन को पूरा करने के लिए मैंने अपने शहर में गुरुजी नाम से अकेडमी शुरू की और आज रिज़ल्ट आप सब लोगों के सामने है, जिसमें एनडीए, जेईई, नीट, स्कूलिंग के साथ-साथ कोचिंग, वो हमारा प्लेटफ़ॉर्म आज के टाइम पे शहरवासियों की मदद से बहुत अच्छा अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म है। पिछले 5-4 साल में आप वैसे तो किंग बन गए हैं एनडीए के हुँ, सिलेक्शन आपके काफ़ी बेहतरीन रहते हैं। हुँ। उस पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले पेरेंट्स को ये कैसे पता चलेगा कि उनका बेटा या बेटी है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या जो एनडीए फील्ड में जाएगा? पहले तो मैं ये बात ना पेरेंट्स के सामने क्लियर करना चाहता हूँ, और जितने भी आस-पास के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट को बहुत लास्ट तक देखें ताकि हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर मैं दूँगा। सर हर एक का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और एनडीए में ऑफ़िसर बन सकता है। और इन 3 चीज़ों के पीछे आप यूपीएससी जाना चाह रहे हैं, यूपीएससी में आपका बच्चा जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, बस एक ही पीछे शब्द होता है, लगन होती है सर। वो जिसके अंदर है या उसको लगाई, या वो एक बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट सा क्रिएट करना होता है। आज आप देख रहे होंगे, पहले वो टाइम था जब लोगों को पता नहीं था, आज आप गली गाँव से देख रहे हैं। ऐसी-ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आती है जहाँ एक सब्ज़ी बेचने वाले का लड़का आईएएस है,
है ना, जहाँ एक फ्रूट बेचने वाले का लड़का आईएएस है, जहाँ रिक्शा चलाने वाले लड़के का उसका बेटा आईएएस है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं सर। मैं खुद बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे-ऐसे एनडीए में और जेईई में ऐसे-ऐसे सिलेक्शन दिए, नीट में भी, जहाँ पर पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ भी होती है। मतलब मैं जान के चौंक जाता हूँ, उनको ये स्पेलिंग ही नहीं पता सर लेफ्ट हैंड की क्या होती है। हुँ। कइयों के पेरेंट्स को जेईई की फुल फॉर्म नहीं पता क्या होती है, कइयों को नीट की नहीं पता क्या होती है, बस ये पता डॉक्टर बन गया लड़का। या जो अपने हरियाणा में कहावत होती है, फलानी दगड़ी बात की छोरा लेफ्ट हैंड लग रहा है तो लेफ्ट हैंड लग रहा है। आईआईटी से बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं सर, लेकिन एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है माता-पिता के लिए, वो रख-रखाव है बच्चे का। हर एक का बच्चा बन सकता है। मैं कुछ बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ। जेईई मेंस होता है जैसे, उसमें 98 परसेंटाइल होती है, 99 होती है, 99 पॉइंट से भी 99 100 परसेंटाइल भी आती है। तो वो ज़रूरी थोड़ी है 300 नंबर का पेपर होता है कि 300/300 आपको चाहिए, नहीं सर। आज अगर कोई बच्चा, अब ये जो जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा 2026 में, अगर किसी बच्चे के 160, 170, 180 मार्क्स हैं तो वो 99 परसेंटाइल का बच्चा है। हुँ। सर हर एक जो ना मार्केट में दिखाया जाता है ना चीज़ें, उतनी टफ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, ये भी सच्चाई है कि बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में चीज़ें आसान भी नहीं है। बट अगर आपकी लगन है और आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने कभी सुना यूपीएससी में किसी का रैंक बनाया हो, क्या उसके आउट ऑफ आउट मार्क्स थे? ऐसा नहीं था सर। बहुत चीज़ें अलग हैं जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ना 2-2 3-3 साल लगे रहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। एक आधा बच्चा 5-6 महीने में करके चला जाता है। अच्छा प्रतीक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि उनका बेटा या बेटी जो है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या उसे फिर डिफेंस में जाना है एनडीए के थ्रू? सर हर एक बच्चा ना हर एक चीज़ को क्रैक कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे वो जेईई करना हो, चाहे एनडीए में ऑफिसर बनना हो। जो बच्चे लगते हैं वो अलग मिट्टी के नहीं बने होते, वो सेम ही प्रोसेस होता है, बस लगातार कौन काम कर रहा है उसके ऊपर होता है। सपना हर कोई देखता है सर, पूरे तो उसी के होंगे ना जो मेहनत करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जी मेरा बच्चा तो 50-60% का है, 50-60% का बच्चा है, वो क्या एनडीए बनेगा। मैं पहले एनडीए से शुरुआत कर लेता हूँ। आप एनडीए का मेरिट लिस्ट आती है जब 400 बच्चों की, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं, आप उसका एक बार उठा के देखो इतिहास। आपको ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनका वेरिएशन 50 से 70 के बीच है। ऐसे बच्चे कम मिलेंगे जो 95 से ऊपर वाले हैं। 95% लाना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई ऐसा वो नहीं है कि भई 95 वाला ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर एनडीए में ऑफिसर बनेगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया जेईई के लिए 75% है एडवांस देने के लिए। तो 75 से ऊपर वाला बच्चा भी तो एलिजिबल है। हर एक बच्चा हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा नहीं हो सकता, पहली बात तो ये सुन लो। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, एक एज़्यूम कर लेते हैं, इतना तो हो गई कि एक शहर में जब भी रिज़ल्ट आता है, एक ज़िले का रिज़ल्ट ले लेते हैं, तो कम से कम 500-700 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके 90% से ऊपर नंबर आते होंगे बोर्ड हुँ, में। हुँ। कहाँ हैं वो बच्चे? आप बताइए मुझे कहाँ हैं वो? क्या सारे आईआईटी जा रहे हैं? क्या सारे ही जेईई में जा रहे हैं? क्या मेंस क्वालीफाई कर रहे हैं या फिर सारे नीट में जा रहे हैं, एनडीए में ऑफिसर बन रहे हैं? तो कर नहीं पाते या वो करना नहीं चाहते? गाइडेंस नहीं होती ना सर। असली खेल स्मार्ट वर्क है। असली खेल स्मार्ट वर्क का है सर। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जेईई के बारे में। जेईई मेंस 300 नंबर का होता है। अगर उसमें आप 160 170 मार्क्स दे रहे हो तो 98 परसेंटाइल तो आ ही गए आपके। तो उसमें 300/300 नंबर लेने ज़रूरी थोड़ी है सर। जो बच्चा यूपीएससी में के थ्रू आईएएस या उसको आईपीएस कोई आईआरएस कैडर मिल रहा है, तो डज़न्ट मीन उसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ऐसा नहीं है सर। देयर इज़ अ बैरियर, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एक हमको कहावत बताई जाया करती कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो हमने सुनी है, मुझे लगता है वो गलत है। एक दूसरी कहावत सुनिए अब आप, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परमानेंट सर। आपने देखा होगा सब्जी बेचने वाले का लड़का आजकल एचसीएस है। गाइडेंस, लगन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर लगातार आप काम करो, किसी का बच्चा कमज़ोर नहीं होता सर। ये तो पैमाने होते हैं समाज के, 90% से ऊपर, 90% से ऊपर कहाँ है? डी ग्रुप के लिए आप देखो कितने लोग अप्लाई करते हैं। वो डी ग्रुप का पेपर नहीं क्रैक कर पाते सर। तो ये परसेंटेज का जो गेम चलता है मार्केट में, ये लंबे समय का गेम नहीं है। परसेंटेज किसी का पैमाना थोड़ी बता सकती है। आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा लीजिए, लाना अच्छी बात है, मैं खुद कह रहा हूँ, परसेंटेज अगर आ रही तो अच्छी बात है, बच्चा मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो उसमें क्या कमी है? तो फिर पेरेंट्स पहचाने कैसे कि इसको डॉक्टर फील्ड में जाना है या इसको आईआईटी के लिए तैयार करें या फिर एनडीए में जाएगा देखो ये? सर, मेन बात क्या होती है ना, आप बनाना क्या चाहते हैं? आपका इन्वायरमेंट क्या कहता है? अब मान लो मुझे अगर बच्चे को एनडीए में भेजना है और मैंने मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर एनडीए लिख दिया और मुझे एनडीए की फुल फॉर्म के अलावा कुछ नहीं पता, तो मैं उस बच्चे को कैसे बना पाऊंगा? या पेरेंट्स ट्रस्ट करें ना अच्छे इंस्टीट्यूट के ऊपर,
अगर मुझसे कोई एनडीए के ऊपर सवाल पूछता है तो मैं ए टू जेड बता दूंगा उसको, क्योंकि हम उसको डील करते हैं बहुत अच्छे तरीके, मैंने खुद तैयारी की है। एनडीए पे आने वाला हूँ, उससे पहले ये भी है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे की भी दिली इच्छा होनी चाहिए। सर देखिए सर, छोटा बच्चा होता है, मैं हम्म। आपको एक स्पष्ट कहानी बताता हूँ जो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। थर्ड क्लास तक बच्चा लेट इट भी होता है, गेम खेल रहा है, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर सारी चीज़ें हैं। फोर्थ क्लास पे पेरेंट्स को बहुत समझदार हो जाना चाहिए, फोर्थ क्लास बहुत समझदारी वाला काम होता है। उसके बाद सिक्स क्लास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, उसके बाद एट्थ क्लास बहुत ही, नाइन्थ इज अ मदर ऑफ ऑल क्लास सर। आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो नाइन्थ तो सबकी माँ है, अगर नौवीं को मिस कर दिया आपने बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। और जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है सर, नो डाउट चैलेंजेस बहुत सारे हैं, पेरेंट्स के सामने भी, हमारे सामने बहुत सारे हैं, लेकिन माहौल क्या दे रहे हैं आप? आपने, अब मैं एक हरियाणवी भाषा में एक बात कह दूँ, बोला मन ने तो छोरा आईएएस बना है, अरे कभी आईएएस दिखाया तो को नहीं, दिखाओगे तभी तो बनेगा ना। हर बच्चे को फ़ोन चलाना आता है, क्यों? क्योंकि लोग फ़ोन को बार बार देखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे चल रहा है, कैसे गेम खेल रहे हैं, वो सारे काम होते हैं। आप घर से बाहर कदम तो रखिए। क्या आपको एक डीसी दिखाने के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है? किसी का माँ पढ़ा लिखा ना हो तो क्या उसको डीसी ऑफिस नहीं पता होता? पता होता है ना, कौन लेके जाए। एफर्ट पेरेंट्स को भी लगाना पड़ेगा। मैं खुलेआम कहता हूँ, हर एक का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और एनडीए में ऑफिसर बन सकता है। और हम तो 12th से पहले रिजल्ट देने वालों में से हैं सर। 12वीं के साथ साथ एनडीए और जेई होता है। पिछले 3 साल से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हैं जेई में, तो 2023, 2024, 2025 एनडीए में एक एक क्लास से 18-18 बच्चों का सिलेक्शन है। मेरे बच्चे, जैसे आप, हमारे में और औरों में एक फ़र्क होता है सर, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे भी आएंगे ना, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मेरे वाले बच्चे एसएसबी के लिए जा रहे हैं सर। इट डिपेंड अपॉन यू, आप उनको क्या टीच कर रहे हो। 4 साल का जो मेरा प्रोडक्ट रहता है वो डेफिनेटली अच्छा करके देगा, और जो बच्चा मेरे पास फोर्थ क्लास से रहता है वो मिसाइल बन जाएगा सर। तो इसी जैसे एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए में सिलेक्शन के सीक्रेट्स क्या हैं आपके, या फिर जो बच्चे आपके थ्रू पास होके जाते हैं उनके? सर मैं, भिवानी जिले में छोटी सी जगह है एक विद्यानगर, वहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है। नो डाउट हम लोग एनडीए के लिए हमारा नाम जोड़ दिया, भाई एनडीए में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है, मेरे जेई और नीट में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एनडीए में सफलता का सीट है, मुझे एनडीए का ए टू जेड पता है, मैंने खुद भी पेपर दिया है। ऐसे कितने इंस्टीट्यूट्स के मालिक होंगे, स्कूल के मालिक होंगे जो जिन्होंने खुद कभी एनडीए दिया हो? वेरी लेस, बहुत कम होंगे सर। मैं मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर मैं एनडीए जेई नीट लिख तो दूँ, लेकिन कईयों को फुल फॉर्म ही नहीं पता है सर। मैं एनडीए में रिजल्ट इसलिए अच्छे देता हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ का थॉरो नॉलेज है। मैं 20 बार का एसएसबी रिपीटर हूँ सर, 20 बार थोड़े थोड़ी होते हैं। तो मैंने उस चीज़ को जिया है, मुझे पता है एसएसबी में बच्चे को क्या चाहिए, रिटर्न में बच्चे को क्या पढ़ाना है। अदरवाइज़ पढ़ते तो सारे ही हैं, बट मेरे यहाँ क्यों अच्छा रिजल्ट है उसका एक ही यूएसबी है हमारे पास, कि मैं मेरे टीचर को बोलता हूँ ये पढ़ा के आना है क्लास में, वही तो आएगा। और एनडीए इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी सर, कैसे उसको हम हल्का मान सकते हैं? एक 12th बेस पे बच्चा यूपीएससी के जैसे बड़े कमीशन का पेपर क्रैक कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज वेरी गुड सर। बट मेरे जो 18 बच्चे भी क्लियर हुए उनमें किसी के 90% मार्क्स नहीं है। डज इट मैटर? मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ पेरेंट्स को, बट उस बच्चे को उस गेम को खेलने के रूल तो बताओ आप पहले। मैं जाते ही क्रिकेट में उतर जाऊं, मुझे बल्ला पकड़ना ना आता, मैं क्या करूंगा सर? मुश्किल हो जाएगी ना। मैं पहले बच्चे को क्रिकेट दिखाऊंगा, फिर उससे सीखेगा ये ऐसे करते हैं, ऐसे बॉलिंग होता है, ऐसे एलपीडब्ल्यू होता है सर, देन मैं उसको ट्रेंड करूंगा। तो कुछ चीज़ें ना बहुत टाइम लेती हैं और कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं सर, आप रट्टा मार के उसको वॉमिट नहीं कर सकते वहाँ। ये चीज़ें हैं, इनको टाइम देना पड़ता है। तो पेरेंट्स को बस टाइम देना होता है। आज ए जगह है, कल बी जगह है, परसों सी जगह है। आप देखिए आज भिवानी में, आसपास के शहरों में देख लो, कौन बाहर एनडीए नहीं लिखता होगा, जबकि 5 साल पहले कोई जानता भी नहीं था एनडीए के बारे में। जब मेरी एक ही क्लास के 10-10 बच्चे मेरिट इन हुए हैं और मैंने हरियाणा का रैंक 1 भी दिया है। आप उस सिमरन भाकर के जो फादर हैं, जो कतवार ढाणी की है तो शाम की, उसके फादर को पूछ के देखो एनडीए क्या होता है, उसको नहीं पता एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। और बेटी ने टॉप कर दिया। बेटी ने टॉप कर दिया। और सुनो, उसकी दूसरी बच्ची आई, उसने हिसार एग्रीकल्चर में टॉप किया, रैंक 10 था उसका। उसका बेटा आया हर्ष भाकर, ही क्वालिफाई एनडीए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कह सकते हैं कि आपका सारथी कौन है, आपका गाइड कौन है, वो डिपेंड करेगा आप युद्ध आपका, जीतेंगे या हारेंगे। हाँ, आपका गुरु कौन है। यहाँ सर कृष्ण का चुनाव करना बहुत जरूरी है। महाभारत देखी होगी तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही तो गए थे उसके पास, लेकिन एक ने तो सेना मांग ली, एक ने किसको मांग लिया? सारथी को मांगना। आप एक ट्रेन चलाते हैं, डब्बे तो बहुत सारे हैं ना, इंजन तो एक ही है सर।
तो अब फोकस कहाँ करना है? इंजन पे ना, वही तो सारे डब्बों लेके चलेगा ना सर। तो यही एसएसबी है, यही एनडीए है सर, यही रिटर्न है। जो इतने कम टाइम में इतने अच्छे सिलेक्शन हमारे रहे हैं, उसका एक ही तो रीजन है। बाकी जगह क्या बच्चे पेपर नहीं देने जाते होंगे? सर एनडीए पेपर है, 7-8 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं। मेरे भिवानी से लगभग हर एक स्कूल का बच्चा एनडीए पढ़ाता कौन है एनडीए सर? 11th क्लास में कौन ग्रामर पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता सर। 12th क्लास में कौन एक नॉन मेडिकल के बच्चे को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता है? कौन उसको साइंस की 9-10 पढ़ाता है सर? कौन उसको 11th-12th का मैथ्स पढ़ाता है? कौन उसको 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है सर? कोई नहीं कराता। कह सकते हैं जितना अर्ली स्टेज पे तैयारी शुरू होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। और मैंने आपको एक कहावत मैं आपको फिर बता देता हूँ जो बहुत काम की है, जो हर पेरेंट्स ने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर एक ने सुनी है ये कहावत गलत है सर। इसका एक दूसरा वर्जन सुनो आप, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परमानेंट। मैं जिस बच्चे को 5-6 साल से ट्रेन करूंगा, क्या वो मुझे रिजल्ट नहीं ला के देगा? लेकिन उसके लिए ठहराव चाहिए, भटकाव नहीं चाहिए। आजकल हम बहुत सारी बातें देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, 10 बदलाव आ गए, 20 बदलाव आ गए, आज ये चेंज हो गया, फलाना चेंज हो गया। मैं खुद कहता हूं आज भी कुछ नहीं बदला है सर। नथिंग इज चेंज्ड। बस लोगों की मेंटेलिटी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बदल गया बस अब। अदरवाइज मैं जब 27 का था, जब मैंने एकेडमी शुरू किया, आज मैं 31-32 पे हूँ। तो रीज़न क्या है? बस रीज़न यही तो है कि मैंने स्कूलिंग के साथ उनको कोचिंग का एक ऐसा माहौल दिया है। मुझे पता था कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं सर। उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहता मैं मेरे बच्चों के बीच। इसीलिए ये कारण रहता है कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो जेई को, नीट को, एनडीए को बहुत ग्राउंड से समझते हैं, बहुत ग्राउंड से समझते हैं। तो सिलेक्शन कैसे कमज़ोर होगा सर? जब मैंने फसल को बोने में इतनी मेहनत की होगी तो फसल तो लहराएगी सर। अच्छा, आपने बताया 27 साल की उम्र में आपने एकेडमी लॉन्च कर दी थी अपनी, हम्म। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी आपने। कितना रिस्की था ये कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और 27 साल की उम्र में अपना बिजनेस कर रहा हूँ एकेडमी का, वो भी एजुकेशन फील्ड में जाके। सर मैं ना बिजनेस वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं पैशन वर्ड यूज़ करूँगा। मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस मैंने बहुत से चीज़ों को देखा है। आप अपने शहर के आसपास स्कूलों के मालिकों को पढ़ो आप, बहुत सारे मालिकों का स्कूलों से कोई मतलब ही नहीं रहा है। आप उदाहरण देख लीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम नहीं लूँगा, बट एक पैशन वर्ड हमारे अंदर है सर, जो मैंने देखा है। मैं आज भी मेरे 12वीं के दौर को याद करता हूँ। शायद किसी टीचर ने मुझे अच्छा गाइड किया होता तो आज शायद और भी आगे होता मैं। नौकरी पकड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हालाँकि समाज के रूप से बहुत बड़ी चीज़ है। किसी का लड़का कुछ लग जाए, किसी का कुछ। मैंने आज तक जीवन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार बच्चों को नौकरी लगवाई है सर। मैं 22 साल की उम्र में मैंने पहली बार कलम को हाथ में लिया था, जब मैंने सोचा था कि आज अब पढ़ाते हैं मैदान में, अब उतरते हैं मैदान में। खुद की भी तैयारी की, बस एक माहौल का पता था। उस माहौल में चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, ये चीज़ ऐसे है, और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आज कहाँ रिस्क नहीं है? बताइए, आज बैठे हैं, कल ओम शांति लिखना पड़ सकता है। आप रोड पे चल रहे हैं। सर आप अगर ये मान के चलोगे ना कि मैं डूबूँगा, तो आप डूबेंगे। अगर आप ये मान के चलोगे नहीं मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा, एक बार लाइफ मिलती है ज़िंदगी में, अगर मैं दूसरों के सपने को जीऊँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं खुद के सपनों को जीना चाहता हूँ सर। हो सकता है मैं गिर भी जाऊँ, मेरे नीज़ छिल भी जाएँ। साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो जब तक सर घुटने नहीं छिलेंगे, कहाँ से साइकिल चलाना सीखेंगे आप? तो वो संघर्ष का दौर है सर। हर एक व्यक्ति अच्छा है, हर एक स्कूल अच्छा है। बस आपका बच्चा किस चीज़ के लायक और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, वो सबसे मेन चीज़ है सर। यही डिफरेंस है मेरे यहाँ सिलेक्शन होने का एज़ कंपेयर टू अदर्स। एक ऐड आती है, भाग दौड़ भरी जिंदगी थक ना मनाए। हाँ। सेम ऐसे ही कंपटीशन बड़ा है हर हुँ। फील्ड में, चाहे आप एनडीए में जा रहे हैं, जेई में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। उस कंपटीशन में कैसे कॉम्पिटिटर को बीट किया जा सकता है? लाखों बच्चे जहां एग्जाम देते हैं, वहां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है? मैं कुछ कड़वी बातें कहूँगा इस पॉडकास्ट में ताकि पेरेंट्स समझें, रियलिटी वही है। सर कंपटीशन तो हर साल ही तो बढ़ रहा है, बच्चे तो हर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ने वाले कितने बढ़ रहे हैं आगे? ये सबसे पहला फ़र्क देखिए ना आप। एक पेपर को जहाँ 7-8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं आज क्षेत्र के सभी लोगों से पूछता हूँ, कितने बच्चे सपना सोचते होंगे कि मैं 12th रहते-रहते जेईई मेंस क्वालीफाई कर जाऊँ? कितने बच्चों ने ये सोच लिया होगा नहीं 12th होते ही मुझे नीट निकालना है? सर बहुत कम। गोल इस लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। अब मैंने आपको बताया, मैंने सिमरन भाकर का एग्ज़ाम्पल दिया, उसका फ़ादर बिल्कुल ठठ देसी किसान है, उसको मतलब ही नहीं।
मतलब जिसके परिवार में आज तक कोई फौज में ना रहा हो और गांव तो शाम की पहली एनडीए अफसर हो, हरियाणा का रैंक 1 थी वो। उसी के साथ एक देवास गांव का लड़का था, एक कुडलबास का लड़का जतिन यादव था, जिसके परिवार में 7 पीढ़ी में सरकारी नौकरी नहीं सर। उसके अलावा एक प्रतीक महिला है, जिसके दादाजी सूबेदार, पिताजी सूबेदार, लेकिन लड़का एनडीए में अफसर बना है। अफसर तो माहौल सबसे ज़रूरी है सर। आपको ये तो पता है ना, मुझे मेरे लड़के की सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट पे बिठाना, मुझे मेरे बच्चे को आईएएस कराना, मुझे मेरे बच्चे को और कोई चीज़ बनानी है, तो कम से कम उसकी सोचो तो उसके बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स को वहम है शर्मा जी कि पैसे देने से बहुत कुछ हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बिठाने से बहुत हो जाता है। कुछ नहीं होता सर। आपके बच्चे के ऊपर जब तक इंडिविजुअल फोकस नहीं रहेगा, बात बनेगी नहीं। 8 से 9 घंटे हम फोकस रखेंगे, बाद में 14-15 घंटे आप फोकस रखो, तब जाके वो सिलेक्शन निकल के आता है। मिरेकल कभी नहीं होता, चमत्कार नहीं होता इस क्षेत्र में। लेकिन कंपटीशन के बढ़ते दौर में मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कितने सारे ग्रेजुएट हैं मेरे देश में सर जो घूम रहे हैं। आप एक डी ग्रुप का पेपर नहीं निकाल पाते हो, तो आपने क्वांटिटी पे ध्यान दिया ना, क्वालिटी तो देखी नहीं आपने। और हम जैसे लोग जो युवा अवस्था में आगे बढ़ के आए हैं, कुछ तो बदलाव करेंगे इस शहर में। बच्चों को बहुत तरीके से ट्रेन करना पड़ता है सर। मैं कई बार बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ कि बच्चे को फलानी एक्टिविटी करानी चाहिए, बच्चे को ये कराना चाहिए। अरे इस कंपटीशन भरे दौर में अब हमारे यहाँ एज बैरियर भी तो है सर। हम फॉरेन में नहीं रहते हैं। अगर मैं मेरे देश को फॉरेन से कंपेयर करूंगा तो फॉरेन में 50 बुराइयां जो मेरे देश में अच्छाइयां हैं, मेरे देश में 50 समस्याएं जो वहां बहुत सही हैं। अब जो अपने को मिल गया ना, उसमें आप बेटर कैसे करें, इसके ऊपर ध्यान देना सर अपने को। मैं फिर कहता हूं, किसी का बच्चा मीडियोकर हो, एज परसेंटेज एक नंबर है। आप उसको उसी चाय बनाते हैं ना हम घर में, एक उफान में कभी चाय अच्छी नहीं बनती, उसको 5-6 बार घुमाना पड़ता है, गैस मंदी करनी पड़ती है, फिर उसको तेज आंच पे करते हैं, तब जाके उस चाय का कलर अच्छा आता है। जब चाय बनाने में इतने प्रयास करने पड़ते हैं सर, तो क्लास 1 लगने में तो। एक बात और मैं कहूँगा, आपने किसी बच्चे का रिजल्ट देखा होगा कि उसका रैंक ये आया, उसका फलाना आया, आपने उसके माँ बाप की मेहनत नहीं देखी। तो मेरी ये इच्छा रहती है कि पेरेंट्स जब भी किसी बच्चे से मिले, उसके पेरेंट्स से ज़रूर मिल के आएँ। उसके पेरेंट्स ने बहुत त्याग किया होगा, उसके टीचर्स ने दिन रात मेहनत की होगी। यहाँ तो टीचर के साथ साथ जो ऑनर है, मैं तो उसके लिए भी मतलब मेरा डेडिकेशन रहता है। मेरे संस्था में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं लगभग के पेरेंट्स को जानता हूँ। हमारे यहाँ अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है सर, है ना। डिपेंड अपॉन अस कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, आपके बच्चे को क्या चाहिए। वो चीज़ हम जैसे लोगों से मिल के बैठ के बात करेंगे ना, तब उस चीज़ को कर पाएंगे। आपको क्या लगता है मेरा स्कोर क्या रहा होगा? आप बताएं। एक 12th क्लास में 56% नंबर लेने वाला विद्यार्थी हूँ मैं, और आज अच्छे टीचर रहे जिसके। हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया आपने। हाँ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ा ही नहीं जहाँ मैंने ना पढ़ाया हो। और हमारे टीचर हमको बोला करते, बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। और आज हम उनसे अच्छा खासा मुकाबले में हैं। आज मैं स्कूल बना रहा हूँ गुरुजी शिक्षा निकेतन करके, उसका एक ही औचित्य रहेगा सर, मीडियोकर बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, आपने बताया जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिटर बन गए हैं जो आपके गुरु थे, या फिर आप भी टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि शिक्षा, एजुकेशन अब धंधा बन गई है, बिजनेस बन गई है। आपने कहा पैशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अच्छी शिक्षा पाने के लिए। आज हर कोई कंपनी के रूप में चला रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के हैं, वो बिकते हैं बड़े लाखों करोड़ों रुपए में। तो शिक्षा सबसे बड़ा धंधा बन चुकी है आज के दिन। सर ना, ये सबसे मोटी समस्या है अपने देश में। आप देखना, हम ना हेल्थ और पढ़ाई के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। आज किसके पास मोबाइल नहीं है? 15-20 हज़ार रुपया घर में सबके पास होगा। हम्म। कितनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं सर रोडों पे, आप देखिए। हम्म। हर एक के घर में 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर है, क्या नहीं है मतलब। आप बर्थडे पार्टी मनाने लग जाओ, आजकल पूरा सेलिब्रेट करते हैं लोग, है ना। आप शादी में देख लो, मतलब दहेज में वो इतने लाख की गाड़ी दे देंगे। इससे बढ़िया देना ही क्यों यार, पढ़ा दो। अगर उसको पाँव पे खड़ा कर दोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए सर, आपकी बातें कुछ हद तक सही भी हैं, कुछ हद तक गलत भी हैं, दोनों चीज़ें डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। देखो, व्यक्ति से व्यक्ति अलग है सर। जैसे पांचों उंगलियां अलग होती हैं हाथ की, वैसे ही हर व्यक्ति अलग है। किसी के लिए वो पैसा कमाने का जरिया है, हम जैसे युवाओं के लिए अपने क्षेत्र को बढ़ने, तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है सर।
मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैंने इस शहर में कंपटीशन को बढ़ाया है, मैंने इस शहर में बच्चों को नई ऊँचाइयाँ दी हैं, मैंने इस आम घर के बच्चे को उठा के मैंने 12th से पहले उसको सफलता दिलाई है। ये मेरा पहले भी सपना था और आगे भी बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा मैंने एक मर्चेंट नेवी में देखिए हम बदलाव लेके आए सर। आईएमयू सीईटी होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी होती है, उसका सीईटी होता है, अपने यहाँ हरियाणा सीईटी को लोग लाखों में देने आते हैं। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उसमें एक ईशान सांगवाना पटौदी गाँव का, तो शाम के पास पड़ता है। 805 रैंक आया उस बच्चे का सर, कमाल कर दिया उसने। एग्रीकल्चर कितना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सब बातें स्कूलों में नहीं बताई जाती हैं। मेरी हम्म। रिक्वेस्ट है, एक अलग से काउंसलर रख के बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ो ना जो उन चीज़ों को निकाल दे। अब ये सब काउंसलर चाहिएंगे तो स्कूलों को तो फीस बढ़ानी पड़ेगी सर। अच्छा टीचर चाहिए तो देने पड़ेंगे ना। मेरे यहाँ 1-1 लाख रुपए से प्लस के टीचर हैं सर। अगर मैं वो टीचर नहीं लाऊंगा तो मेरे सिलेक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए फिर महंगी हो जाती है चीज़ें एजुकेशन। महंगी हो जाती हैं सर। आपको अब मान लो मैं मुझे किसी बच्चे को 8 घंटे बिठा के पढ़ाना है सर, और समय की डिमांड है, ये पेपर बहुत कुछ डिमांड करता है। 8 घंटे बैठने के लिए सर तापमान भी तो बढ़ रहा है आजकल, एसी भी तो लगाने पड़ते हैं सर। क्या हम्म। बच्चों को कंफर्ट जोन नहीं दूं मैं? मेरी ज़रूरत है। पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करते, उस पे शाम तक 10 न्यूमेरिकल निकलते। आज हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हर क्लास में 2-2 लाख रुपए के लगा रखे हैं। कम टाइम में ज़्यादा कुछ करना है ना सर। पहले हार्ड वर्क था, आज का ज़माना स्मार्ट वर्क का है सर। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज बसेस का खर्चा क्या नहीं लगता है सर? क्या ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं करता है? सर हर चीज़ के लिए। लेकिन अपने देश में थोड़ा-सा उल्टा काम है। शादी में लगा देंगे इतने लाख रुपए लड़की को दहेज देने में। क्यों देना है भई? उसको पढ़ा दो ना। हेल्थ के सेक्टर को देखो आप, कितना चीज़ें बदल गई हैं। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करेंगे लेकिन बर्थडे पार्टी में उससे ज़्यादा कई गुना लगा देंगे। बर्थडे पार्टी में खूब लगा देंगे सर। फ़ोन आपके पास देखो, आईफ़ोन आजकल हर एक के पास है। 1 लाख रुपए का फ़ोन लेंगे, लेकिन 5,000 का इंश्योरेंस नहीं लेंगे वो। तो फ़र्क है ना वो। आप एक काम करो ना, जितना सर शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जो भी ये एक शेरनी के दूध की तरह है, जो पिएगा वो धाड़ेगा सर। फ़र्क है हम्म। वो तो। हम्म। आप अगर अच्छी चीज़ अब यार आप मार्केट में चले जाते हैं हम फल खरीदने चले जाओ, उस फल के अलग-अलग रेट है ना। क्वालिटी तो अलग-अलग है सर। हर चीज़ की क्वालिटी होती है। चलिए, अगला पॉइंट जो है ना, हर पेरेंट्स जानना चाहता है, हर बच्चा जानना चाहता है, कंपटीशन में कामयाब होने के लिए कितने घंटे पढ़ा जाए तब बेहतरीन रिजल्ट निकलेंगे। सच्चाई वाला जवाब देता हूँ आपको मैं। आज के इस कंपटीशन के फील्ड में, जहाँ पर नेक टू नेक कंपटीशन है, जेई में, नीट में, एनडीए में, हर जगह कंपटीशन है, सीयूईटी में भी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख बच्चे पेपर ना देते हों। क्वालिटी आवर्स 3 से 4 घंटे रोज़ होने चाहिए, तब जाके वो डिमांड पूरी होती है। सपोज़ कर लो मैं किसी भी लेक्चर को 1.5 घंटा से कम नहीं पढ़ाता हूँ सर। 1.5 आवर बहुत अच्छा रहता है 11-12 के लिए। 9-10 तक तो 45-50 मिनट चल जाता है। अब उसको रिकवर भी तो करनी है ना। उसकी रिकवरी करने के लिए आपको घर पे टाइम देना पड़ेगा, और घर पे भी बहुत क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि एक बार में आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो आज का कंपटीशन का दौर है, उसमें सीधा सा एक ही उत्तर है, सोने के घंटे कम करने पड़ेंगे। मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो 8 घंटे सोता हो, 6 घंटे सोता हो, 2 घंटे एक्सरसाइज भी करता हो, फिर वो पढ़ भी लेता हो, फिर वो और काम भी कर लेता हो। मैंने नहीं देखा सर ऐसा। पता नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है स्ट्रेस करिकुलम है, फलाना है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती सर। रियलिटी यही है कि आपको सोने के घंटे कम करने पड़ेंगे। अगर गोल बड़ा है, सपने बड़े हैं, तो सैक्रिफाइस तो बड़ा होगा ही सर। अगर आपका डी ग्रुप बनने का शौक है तो उतने घंटे कम चाहिए आपको। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, एम्स में एडमिशन लेना है, या मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे एनडीए में ऑफिसर बनना, तो डेफिनेटली सी बात है, जिन लोगों के आप फोटो देखते होंगे पैम्फलेट्स पे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी सर। और कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 घंटे तो घर जाके बहुत क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। अच्छा, एक आजकल ऑनलाइन कोचिंग ट्रेंडिंग में है, बहुत हम्म। सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जिनकी लाखों करोड़ रुपए की प्लेटफॉर्म की कीमत है। बड़े ब्रांड आ गए एजुकेशन फील्ड में हम्म। जब से कोरोना के बाद ये ऑनलाइन हम्म। वाला ट्रेंड आया है। ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन एजुकेशन कितनी प्रभावित हुई है और इसके नुकसान क्या है आने वाले वक्त में। ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ आप एक चीज़ और जोड़ लो, वो है ट्यूशन। ये 3 चीज़। ऑनलाइन क्लास मैंने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई सर, क्योंकि हम बच्चों से कोविड के टाइम पे भाई घर बैठ के ही पढ़ाने का ऑप्शन था। वो एक ऑप्शन है, मतलब मजबूरी का साधन है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट बहुत सारे अच्छे टीचर काम कर रहे हैं ऑनलाइन पे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं सर। उसका रीज़न एक ही है साइड इफ़ेक्ट का भी, क्योंकि
वो अच्छे लेवल के टीचर ऑफलाइन में नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बच्चों को वहाँ पर जाना पड़ता है, वहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो मैं पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखो आप, क्योंकि आजकल आपको पता है इतना अडल्ट्री कंटेंट होता है कि एक बार बच्चे की वाइब्रेशन डिस्टर्ब हुई तो डिस्टर्ब हुई, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। वेरी टफ टास्क है। आप सामने वीडियो भी देख रहे हो, फिर आप लिख भी रहे हो, आप डाउट नहीं पूछ सकते उनसे। वो सिर्फ जो पढ़ाना चाह रहे हैं वही आपको पढ़ना है, आप रिप्लाई कैसे पूछोगे? देखो सर, एक टीचर का रोल ना बहुत बड़ा है। मैं तो एक जब देश का संविधान बना तो एक गलती होगी देश के मुखिया से। उन्होंने आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, आईआरएस बना दिया, एक आईटीएस और बना देते ना, टीचर्स के ऊपर बना देते तो शायद आज देश बहुत आगे होता। वो आईटीएस बनाना भूल गए। टीचर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है एक स्टूडेंट की लाइफ में सर। उसका वही बताना कृष्ण जी कौन है, बस वही मेन चीज़ है। तो हम तो कृष्ण जी के रूप में कार्य करते हैं सर। बाण चलाना अर्जुन को ही है, मेहनत उसी को करनी है बच्चे को सर। हम तो सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं, बेटा ये सवाल करो जल्दी बात बनेगी, इस सवाल को कम टाइम में कैसे सोल्व करना है वो। अब आते हैं ट्यूशन के ऊपर। आज आप देखो सर, अपने भिवानी शहर में कौन बच्चा ट्यूशन नहीं जाता, और ट्यूशन के नाम पे क्या क्या बकवासबाजी होती है ये भी देख लो आप। यार जो आधे घंटे में ऐसा क्या पढ़ा देंगे वो 45 मिनट में, 1 घंटे में? उसको 1 घंटा करने से मतलब होता है सर कि 1 घंटा पूरा कब हो जाए बस। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता ही है। वेरी टफ टास्क है सर उसके अंदर भी। दिक्कत कहाँ है कि स्कूल में उपयोग अगर टीचर अच्छे हो जाए तो बच्चों को ट्यूशन जाना ही ना पड़े। हमारे यहाँ मुश्किल से फिर भी होता है, कई बार पेरेंट्स के लिए होता है कि घर पे कहीं हम इसको देख नहीं पाएंगे, तो चलो भाई दोनों वर्किंग पेरेंट इसको ट्यूशन भेज दो, वो एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज ट्यूशन क्या है ना, तो बच्चा क्लास में पढ़ पाता है, फिर वो शायद ट्यूशन पे कर लूंगा, ट्यूशन पे जाएगा सोचा क्लास में कर लूंगा, पूरे साल भर कुछ नहीं कर पाता वो। सेम कहानी ऑनलाइन बैचेस में है। तो इसमें भी कमी कई बार चूक होती है, टीचर्स की लालसा होती है कि वो स्कूल क्लास में ऐसा पढ़ाता नहीं है, फिर ट्यूशन पे बुलाता है बच्चों को। मैं मेरे स्कूल के एलुमनाई मीट में गया था एक बार, नाम नहीं लूंगा लेकिन बता देता हूँ। तो मैंने वहाँ पर ये कहा था कि जब तक ये स्कूल, बहुत पहले पुराना बहुत अच्छा नाम था, उसके बाद वो नाम नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के टीचर्स ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्या मतलब हुआ, उसी क्लास में वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं वो टीचर पढ़ा, शाम को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है वो। ये तो बहुत गलत चीज़ है सर। इसका मतलब वो 100% नहीं दिए जा रहे हैं। अगर वो 100% दे तो बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। आप ट्यूशन का एक ऐसी बैसाखी दे रहे हो उसको जिसपे वो लंगड़ा के ही चलेगा धक्के से। अगर आप उसको ठीक से ट्रेन कर दो तो उसको उसकी आदत ही ना पड़े। आप उसको करो ना कि बेटा कंसंट्रेट करना सीखो, फिर वो कंसंट्रेट करेगा ही नहीं। वो उसको पता है शाम को ट्यूशन जाना है, फिर वो नहीं स्कूल में तो टॉपिक होगा ही। वो चीज़ें फिर चलती रहती तो हैं। इसी वजह से कोचिंग आए, इसी वजह से ये चीज़ें आई। जहाँ स्कूलिंग भी होती रही, फिर कंपटीशन भी, सब ऐसा कुछ एक साथ। कोम्बो चाहिए आज के टाइम में सर, जहाँ स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग मिले। आप मुझे एक बताओ ना, रिजल्ट कहाँ है? एक स्कूल में आसपास के क्षेत्र में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे हैं, वेयर इज द रिजल्ट? रिजल्ट कहाँ है मुझे बताइए। हम्म। मैं तो पेरेंट्स से सवाल पूछता हूँ। आप जहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ का रिजल्ट क्या है? कितने बच्चे जेई में सेलेक्ट हुए, और उसमें स्कूल का क्या योगदान रहा, उसमें कोचिंग सेंटर का क्या योगदान रहा? कितने बच्चे एनडीए में गए, उसमें क्या योगदान रहा? बहुत कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं सर इस फील्ड में, अगर पेरेंट्स चाहे सोचना तो। लेकिन पेरेंट्स आता ही दो चीज़ के लिए, एक तो एडमिशन कराने आएगा वो, दूसरा फीस भरने आएगा, तीसरा रिजल्ट लेने आएगा वो। बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो ऑनलाइन क्लास, ट्यूशन वगैरह की लालसा को छोड़िए। आप इन चीज़ों से साथ चल के आप बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकते हो सर। आप 1 घंटे के लिए क्या आप अपने बच्चे को आधे घंटे में जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, वो रह तो ट्यूशन पे ही लेता है फिर वो। चलिए, ये तो बड़ा मुद्दा है, वैसे काफी लंबी चर्चा हो सकती है इस पे। सबसे मेन बात, टॉपर बनने के लिए कोई एक ऐसी चीज आप मुझे बताएं जो टॉपर बना देगी आपको। सारी बातों का एक ही जवाब है सर, उसका नाम है लगन, लगातार मेहनत करना। जितने बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, ये लगन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी कहीं तक पहुंचा सकती है सर। तो वो लगन सही डायरेक्शन में अगर कर रहा है व्यक्ति, तो एक दिन किसी भी चीज़ को, अपने सपने को धीमी आंच पे पकाते रहो आप, देर सवेर ज़रूर कामयाबी आएगी सर आपके हाथ में। जी। अगला सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने अब तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, उनमें से कोई तो ऐसा बच्चा रहा होगा जिसकी कहानी आपको भी अट्रैक्ट करती हो, ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी रही हो उसकी, जो आपको बड़ी खास लगी हो और बच्चों को जो बड़ा प्रभाव डालेगी आने वाले वक्त में, कुछ बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो तो। सर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक पेरेंट्स की अपनी समस्याएं हैं सर। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, जब मैंने एकेडमी शुरू की तो मेरे पास 2 बच्चे आए थे सेक्टर 13 के वीकर सेक्शन से, साहिल और शिक्षा।
आज शिक्षा का पैकेज, अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी, तो शायद 60 लाख रुपीज़ पे उसका सिलेक्शन है, मतलब एनुअल पैकेज है उसका। एनआईटी कुरुक्षेत्र से सीएस ब्रांच से पास आउट है। उसका भाई है, वो ट्रिपल आईटी में है। हालांकि उसको आईआईटी मिल रहा था, बट अगेन ही चोज ट्रिपल आईटी। वहाँ पे उसको फंडिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है। हर कॉलेज का अपना एक एडवांटेज होता है, अपना एक डिसएडवांटेज होता है। अच्छी बात ये रही कि उसकी उनकी मदर को मैंने पढ़ा था, रामरती जी को। वो आजकल नर्स हैं, ईएसआई में, भिवानी में पोस्टिंग है उनकी। तो पहले उनको पढ़ाने का मौका मिला, फिर उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। वो दोनों कामयाब हो गए, उनकी मदर का। अब उम्मीद करूंगा कि शायद तीसरी पीढ़ी का मुझे मौका मिले। तो 3 पीढ़ियों का योगदान तो मैं ज़रूर देना तो ये तो चाहूँगा। आपके लिए प्रेरणादायक हुआ। हाँ, बच्चों को कोई स्टोरी ऐसी रही हो जो मतलब कि ऐसा बच्चा आपके पास आया हो हाँ। जो काफी यूनिक कर दिया हो, ऐसी हुँ। स्टोरी रही हो कोई? सर मैंने बताया ना, सिमरन थी, यतिन थे, हर बैच में अलग-अलग बच्चे आते हैं सर, जिनकी अलग ही थी। मतलब कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट देखे मैंने जो उनको देख के मैं हिल जाया करता कि एक बच्चा इतना मेंटल टफ भी हो सकता है। मतलब उसकी जो स्ट्रेस हैंडलिंग पावर थी वो बहुत कमाल की। यतिन की बहुत अच्छी हैंडलिंग पावर थी सर। मेरे ही में बच्चा था, उसका 62 रैंक था ऑल इंडिया, 62 एनडी में था। और उसके फादर का एक पाँव नहीं था, उमेश जी उनका नाम। तो बड़ी स्ट्रगल से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। उस बच्चे में कमाल के गट्स थे सर। मतलब ही नेवर कन्फ्यूज्ड, ही नो उसको क्या करना है। तो एकेडमी पास आउट हो चुके हैं ये बच्चे? अभी अकेडमी पास आउट हो चुके हैं सर। अच्छा, आपने जैसे बताया सिमरन, सिमरन हुँ, एक गांव की एकदम देहाती लड़की थी। हुँ, आजकल गांव के रिजल्ट बड़े बेहतरीन आने लगे हैं, टॉपर बनने लगे हैं गांव के बच्चे। तो वो बैरियर नहीं रहा, आपको लगता है कि पहले सिटी, बड़ी स्मार्ट सिटी या बड़ी हुँ, सिटी के बच्चे ही कामयाब होते हुँ। थे, बड़े कंपटीशन एग्जाम में जाते थे, गांव के बच्चे वो आने लग गए हैं? मुझे आज भी ऐसा लगता है गाँव में ज़्यादा टैलेंट है एज़ कम्पेयर टू शहर से। बस वो रिस्क नहीं लेते हैं। वो वहीं एक पर्टिकुलर एरिया में खुल के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते वो। या वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो आगे जाना नहीं। मतलब पेरेंट्स का समस्या है, फाइनेंशियल समस्या, बहुत सारी समस्याएँ हैं। मुझे आज भी लगता है जो बेल्ट है ना अपनी, हरियाणा के जो आस-पास गाँव के बच्चे, दे आर वेरी फिट सर। आप उनसे डॉक्टर बनवा लो, बस उनको सही दिशा चाहिए। मतलब कमाल के मेहनती बच्चे होते हैं। मतलब उनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं होती हैं। बट मुझे देख के अच्छा लगता है कि गाँव के बच्चे भी निकल रहे हैं। और कई ऐसे-ऐसे केस भी हर बार आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो वो चीज़ें वाक़ई में मोटिवेटिंग होती हैं। इवन हम जैसे टीचर लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं सर बच्चों से, ऐसी बात नहीं है। एक आधा बच्चा ऐसा निकल के आता है जो बहुत कुछ सिखा के जाता है, कि ये चीज़ की कमी थी, इसको ऐसे सुधारो। मतलब कई बार ऐसे बच्चे मिलना बहुत फॉर्च्यूनेट है, जहाँ बच्चे फ़ोर्स करते हैं टीचर को मेहनत करने पे। टीचर को हर बार पढ़ के आना पड़ता है कि यार ये 2 सवाल पूछेगा, इसका जवाब क्या होगा? मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो वाक़ई में मेहनत करवाते हैं पूरे साल भर। मैनेजमेंट की मेहनत भी रहती है, टीचर्स की मेहनत भी, और माता-पिता का भी बहुत सहयोग रहता है सर। तो इतना हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट जो हैं, हुँ, स्ट्रेस में तो ज़रूर जाते होंगे। हुँ। तो उसको स्ट्रेस फ्री करने के लिए पेरेंट्स या टीचर जो हैं, वो क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ जाता है, आपको पास भी होना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, आपको एनसीईआरटी भी करनी है, स्कूलिंग भी कंप्लीट करनी है, उसके साथ-साथ कॉम्पिटिशन का ध्यान, और वहाँ पे भी टॉपर बनना है। समाज का भी सोचना है, पेरेंट्स का भी सोचना है। स्ट्रेस कई बार तो सुसाइड का कारण भी बन जाता है। तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए और आप लोग क्या करते हैं? सर ये मुझे तो आज तक ना कभी स्ट्रेस का मतलब समझ में आया नहीं, देखो मैं आपको बताऊँ। ये स्ट्रेस नहीं, ये चैलेंजेज़ हैं सर। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। या तो आप प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ढूँढ लो, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। आपको आज के इस कॉम्पिटिशन दौर में तेज़ भागना ही पड़ेगा सर। वी हैव नो चॉइस। आज हम, वैसा नहीं होता कि हम चलो छोड़ के शहर जंगल में चलते हैं। ये सब नहीं हो पाता सर। ये तो मतलब कहने की बातें हो जाती हैं कि स्ट्रेस नहीं है, को-करिकुलर है, ये सारी चीज़ें हैं, उससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। सर स्ट्रेस प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आप, मैंने फिर कहा ना, एक अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से चैलेंजेस होंगे तो बच्चा टैकल करना सीख लेगा। पेरेंट्स का सहयोग होगा, अच्छे टीचर का सहयोग होगा तो हर चीज़ से कर जाएगा। अब आप कोटा सीकर में हालत देखो क्या है। सिलेक्शन 2 दिखाएँगे 200, फीस 3 लाख रुपए से कम नहीं है। मैं फिलहाल आपको सीकर का बता रहा हूँ, जबकि मैंने सीकर को पिछले 4 साल में हर बार एनडीए में डिफीट किया है। हुँ। 2-2 हज़ार बच्चे हैं, 3-3 लाख रुपए फीस है। पेरेंट्स का रख-रखाव नहीं है वहाँ सर। खाना क्या खाता है, पीता क्या है, रहता कैसे है, किस माहौल में है, नहीं पता। लेकिन पेरेंट्स को ये ज़रूर है, वहाँ पैसे देने से पता नहीं कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होता सर वहाँ जाके, बच्चा बिगड़ और जाता है। मैं तो आज भी पेरेंट्स से कहता हूँ, हालाँकि हॉस्टल मैं भी चलाता हूँ सर, बट मैं किसी की माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं किसी का पिता नहीं बन सकता हूँ, सीधी-सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज कितने ही वादे कर जाऊँ आपके माध्यम से, ये होगा, वो होगा, नहीं माना जा सकता सर। लेकिन हाँ, इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों को आप टैकल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब वहाँ क्वांटिटी में फ़ोकस हो रहा है, क्वालिटी पे नहीं हो रहा सर। जो हुँ। 2-4 बच्चे पढ़ने वाले हो तो हर जगह हिट हैं, बाकियों का क्या? उनको भी देखो ना आप, उनको भी कम से कम सही रास्ते पे तो लेके आओ। 3 लाख रुपए खर्च करना कोई पैमाना थोड़ी है सिलेक्शन का।
मेरा मैं तो फिर कहूँगा पेरेंट्स से, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, 12वीं तक अपने बच्चे को अपने पास रखिए आप। आपकी सबसे मोटी पूँजी है वो, सबसे बड़ी पूँजी है, वही चलेगी फिर क्या मिलेगा आपको? मेरा यही सवाल आपसे था। जो बच्चे आपने बताया 2-4 बच्चे हर जगह टॉपर होते हैं, हुँ, यूनिक होते हैं, मिसाइल होते हैं वो बच्चे पढ़ने में। जो बच्चे बैंक बेंचर होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ड्रॉपर बन जाते हैं या फिर कहीं के नहीं रहते, कई बार तो हुँ, ऐसा होता है। क्योंकि जो गोल डिसाइड किया था वो एज भी पार कर गए। हुँ, तो उन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कुछ हो सकता है? खास करके जब +2 में अपीयरिंग के दौरान एनडीए एग्ज़ाम दिया, हुँ, वहाँ फेल हो गया, तो हुँ, अब ड्रॉपर बन गया। तो वो हुँ। बच्चे क्या करें अब? सर फिर से वही बात आती है, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, चॉइस कुछ भी नहीं। सेकंड पैरेलल साइड में आप लेके चलते हैं कुछ चीज़ें, जैसे सर कि कोई बच्चा एनडीए नहीं कर सका, उसके सामने कोई ऑप्शन ए आप रखते वाइज़ हो? मैन ऑलवेज़ हैज़ अ प्लान बी। ये बहुत सही कहावत है। हर दिमागदार व्यक्ति के पास एक प्लान बी होता है। सर जेईई करने से ही सारी चीज़ थोड़ी हो जाती हैं। मैं ऐसे-ऐसे बच्चे आते हैं जो ना तो एनडीए कर पाए, ना जेईई कर पाए, ना नीट कर पाए। चलो नीट और जेईई तो अलग-अलग हो गए, मेड नॉन मेड का पार्ट हो गया। वो मर्चेंट नेवी चले गए, एग्रीकल्चर में चले गए। कितने सारे ऑप्शन हैं, करियर ऑप्शन है सर, बहुत अच्छे-अच्छे, अनटचेबल ऑप्शन है। बहुत लोगों को पता ही नहीं, मैं कहता हूँ मर्चेंट नेवी में क्यों नहीं जाते हैं? पैसा कमाने की इच्छा है, वो पैसे का पैसा कमा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। सर 183 डेज़ रह के आपको एनआरआई कोटा मिल रहा है, टैक्स नहीं देना आपको सरकार को। हुँ, 1 सीआर तो वैसे ही कमा लेंगे। तो वो ऑप्शन भी है, लेकिन स्टेप इन कौन करे? यहाँ पर स्टेप इन होने से पहले लगता है कहीं फेल ना हो जाऊँ तो, इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। जो बच्चे एक बार सिलेक्शन नहीं हो पाता, कोई बात नहीं सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार में फेल हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम दे गॉट क्लियर। लगातार बने रहना ही सफलता है सर। दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है इसमें हुँ। कि मैं किसी को कह दूँ एक बार में हो जाएगा, ना। अच्छी चीज़ें हमेशा समय माँगती हैं सर। लास्ट में कोई बोनस टिप्स बच्चों को, पेरेंट्स को देना चाहें? एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखिए, उसकी पीठ को थपथपाते रहिए और जो आप बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लगातार काम करते रहिए। हम जैसे लोग आपको मार्केट में ज़रूर मिलेंगे इस कॉम्पिटिशन भरे फील्ड में, जो आपके बच्चे को ऊँचाई तक लेके जाएँगे। यही मैं कहना चाहूँगा। जी, तो चलिए आने वाले वक़्त में आपका बच्चा भी कामयाब हो सकता है, बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में की। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे या बच्चे होंगे जो लास्ट तक यहाँ मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि इतना लेंथी सुन नहीं पाते, लोगों को मनोरंजन चाहिए। लेकिन फिर भी हम ढूँढते रहेंगे ऐसे चेहरों को जो आने वाले वक़्त में आपकी कामयाबी का गाइड बनेंगे और आपके सारथी बनेंगे, आपके एक श्री कृष्ण बनेंगे। फिलहाल आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम, राम। जय हिंद।